श्रेणी कब बना था उसको देखना है ना, नाम बस है, उसको याद रखना है ना। जैसे देखो पृथ्वी के निर्माण से लेके है ना अब तक का जो समय है, ठीक, तो अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग की पृथ्वी को लगभग लगभग 4.6 अरब वर्ष हो चुके हैं। कितना हो चुका है? 4.6 अरब वर्ष। जब से वो सूर्य से टूट के बना है ना, तब से लेके अब तक का जो समय है वो कितना माना जाता है? 4.6। ठीक, कितना? 4.6 अरब वर्ष। तो उस समय से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग अलग अलग महाकल्प में बांटे हैं। किसमें बांटे हैं? महाकल्प। अब फिर ये महाकल्प बटा हुआ है युग में। किसमें बटा हुआ है? युगों में। और युग को बांटे किसमें? आपका कल्प में। किसमें? कल्प। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखना है, बस अलग अलग महाकल्प का नाम, टाइम पीरियड है ना। तो हम लोग हिमालय की 4 श्रेणी देखे थे। एक आपका क्या देखे थे? ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या देखे थे? वृहद हिमालय। वृहद के बाद क्या देखे थे? मध्य हिमालय। ठीक, और उसके बाद क्या? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। ठीक, शिवालिक हिमालय या शिवालिक से ये 4 हिमालय हम लोग देखे। तो ये लोग कौन कौन से टाइम पीरियड में बना है इसका नाम याद रखना पूछता है। तो अगर महाकल्प की बात करें, ठीक, तो किस महाकल्प में बना? तो याद रखना सिनोजोइक महाकल्प, है ना, एक टाइम पीरियड है सिनोजोइक, सिनोजोइक महाकल्प। ठीक है। अब सिनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत ही है ना 4 युग बोला, तो उसमें एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपका क्वार्टरली। तो 4 युग होता है, तो उसमें तृतीयक युग यानी कि टर्शरी एपोक, टर्शियरी एपोक तृतीयक युग में बना है। किसमें बना है? तृतीयक युग में। तो बोलेगा किस महाकल्प में बना? तो सेनोजोइक महाकल्प। किस युग में हिमालय का निर्माण हुआ? तो युग में यानी कि टर्शरी युग। ठीक, अब इसी के अंतर्गत कौन कौन से कल्प में एक एक टाइम पीरियड में चारों श्रेणियां आपका बना है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय ये बना बेटा, ये इसी के अंतर्गत आएगा ना। ठीक, ट्रांस हिमालय ये बना आपका क्रिटेशियस कल्प में, क्रिटेशियस कल्प। ठीक, ओके। वृहद हिमालय ये बना ओलिगोसीन, ओलिगोसीन कल्प में। ठीक, मध्य हिमालय ये बना आपका मायोसीन कल्प में। ठीक, और शिवालिक श्रेणी, कौन? शिवालिक श्रेणी ये बना आपका प्लायोसीन, सॉरी प्लियोसीन कल्प में। एक प्लिस्टोसीन है, वो लास्ट टाइम पीरियड है, वो अलग है। ये आपका प्लियोसीन है। तो प्लियोसीन में बना आपका कौन? शिवालिक श्रेणी। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का नाम आप लोग याद रखोगे, किस किस टाइम पीरियड में कौन कौन सा हिमालय बना है। ओके, पीछे मत देख बेटा, इधर हूं मैं, इधर चल रहे ना। हाँ, चलो, ये याद रहेगा। लिखो हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। तो लिखना सिनोजोइक महाकल्प ए, सिनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में, सिनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में। ठीक, सिनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में। ओके, चलो अब एक एक कल्प को लिख लो। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ये बना कब? क्रिटेशियस कल्प में। ठीक, क्रिटेशियस कल्प। वृहद हिमालय ये कब बना? तो ओलिगोसीन कल्प में।
मध्य हिमालय, तो मामा ऐसे करके याद रख लेना। मायोसीन कल्प में मायोसीन और शिवालिक श्रेणी ये बना आपका प्लियोसीन कल्प में। एक प्लिस्टोसीन भी होता है ना, उसको याद रखना, ये प्लियोसीन है। क्या है? प्लियोसीन। ठीक, चलो अब ये चारों श्रेणियां ये हो गया, लिख लिए। देखो इधर ये हम लोग देखे थे, ये ट्रांस हिमालय है ना। क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ये आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद में मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक सबसे छोटा है। तो ये हिमालय है ना, ये हिमालय की श्रेणियां। तो कौन कौन सा हिमालय किस किस जगह से है ना, किस किस जोन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसके बीच का, दो श्रेणियों के बीच का एरिया, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, तो देखो ट्रांस हिमालय और ये आपका क्या है, बृहद हिमालय, ये दोनों जिसके माध्यम से अलग होते हैं उसको बोलते हैं बेटा इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, ये दोनों जिसके माध्यम से अलग होंगे उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, उसके बाद मध्य हिमालय और ये शिवालिक के बीच का क्षेत्र, ये कहलाता है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, अब याद करो सबसे पहले दिन जब प्राकृतिक विभाजन हम लोग स्टार्ट किए थे तो हिमालय बताया था उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उसके ठीक नीचे क्या बताया था, उत्तर भारत का विशाल मैदान, नदर्न ग्रेट प्लेन, है ना। तो हिमालय के ठीक नीचे, हिमालय का आखिरी श्रेणी कौन सा है, शिवालिक, और शिवालिक का जो ठीक निचला सिरा है वो आपका क्या है, आपका उत्तर भारत का मैदान। तो ये नीचे जाओगे तो सिंधु गंगा का मैदान है, तो उत्तर भारत का ये मैदान। ठीक, उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत का मैदान और ये शिवालिक श्रेणी, ठीक, जिसके माध्यम से अलग होंगे वो कहलाता है क्या बेटा आपका, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या कहलाता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो इसको याद रखना कि उत्तर भारत के मैदान और शिवालिक के बीच का क्षेत्र हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, शिवालिक और मध्य हिमालय का मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और बृहद के बीच का क्षेत्र मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और बृहद और ट्रांस के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, याद रहेगा। चलो लिखो और बनाओ उसको। हाँ बनान बेटा, फुल फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक, तो ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा, ITSZ। ठीक, SZ, इंडो सांगपो सचर जोन। सांगपो, सांगपो वो ब्रह्मपुत्र नदी को बेटा तिब्बत वाले एरिया में सांगपो बोलते हैं, तो उसी का क्षेत्र है सांगपो। सांगपो है ना, क्योंकि ट्रांस हिमालय के ठीक इधर क्या मिलेगा जी, तिब्बत का पठार, और यहीं से आपका सांगपो नदी बहती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर बीच में क्या मिलेगा, ये इधर क्युनलुन, कल बताया था मैं। हाँ, तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, ओके। उसके बाद बृहद और मध्य के बीच का क्षेत्र MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, और बृहद और मध्य के बीच का क्षेत्र मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का क्षेत्र MBF, याद रखना है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक,
ओके चलो, और शिवालिक, उसके बाद फिर नीचे में क्या है, उत्तर भारत का मैदान है ना। तो शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के बीच का क्षेत्र वो कहलाए क्या बेटा, आपका हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक, चलो, तो ये है क्या आपका हिमालय, क्या है हिमालय। ठीक, वो इसी लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, ओके। तो इसको याद रखना है कि उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक, अग्रभाग है जी, फ्रंट फॉल्ट मतलब नीचे का हिस्सा है, अग्रभाग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हिमालय आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पहला उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पेपर में आएगा तो इसी नाम से ही आएगा, या तो शॉर्ट में देखो, हिंदी में भी यही लिखा है, इंग्लिश में भी बोले, वो हिमालय का अग्रभाग बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, हिमालय का अग्रभाग। ठीक, चलो दूसरा प्राकृतिक प्रदेश, चलो डालो हेडिंग, भारत का दूसरा प्राकृतिक प्रदेश। ठीक, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, नदन ग्रेट प्लेन। ठीक, उत्तर भारत का मैदान, तो मैप बनाने की जरूरत नहीं है, पहले बताया था है ना, कि हिमालय के ठीक नीचे का हिस्सा आपका क्या है, तो उत्तर भारत का मैदान। ठीक, तो देखो पहले हिमालय बना, क्या बना हिमालय, हिमालय में क्या बने, ग्लेशियर, क्या बने ग्लेशियर। उन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से है ना, वहां से बहुत सारी नदियां निकली। ठीक, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद यानी कि सेडिमेंट, मलबा बताया था मैं, है ना, सेडिमेंट अवसादों के जमाव के फलस्वरूप जो मैदान बना है ना, वही आपको बोलते हैं क्या आपका, तो उत्तर भारत का मैदान। ठीक, तो एरिया यदि आप देखोगे पूरा का पूरा यूपी, ठीक, पूरा पूरा आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और उधर जाओगे आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो आपका असम, कहां पे, असम। तो ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियों के, आ जाओ, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, तो एक तो देखेंगे दो टाइप से इसको पढ़ते हैं, एक उसके निर्माण के दृष्टि से कि वो बना कैसे। ठीक, तो निर्माण के दृष्टिकोण से देखोगे उसकी संरचना के आधार पर, ठीक है ना, उसको चार भाग में बांट के पढ़ते हैं कि उसकी संरचना हुई कैसे। एक दूसरा उसका वर्गीकरण होता है उसके विस्तार के आधार पे, किसके आधार पे, विस्तार के आधार पे, कि कहां कहां उसका विस्तार है और जिस जिस जगह पे वो फैला हुआ है उसको किस किस नाम से जानते हैं, वो देखना है। ठीक, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक संरचना के दृष्टिकोण से और दूसरा आपका विस्तार के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलो तो इसको दो भाग में बांटते हैं। पहले उत्तर भारत के मैदान का है ना संरचना, वो बना कैसे, उसके बाद देखेंगे उसका क्या विस्तार, क्या देखेंगे विस्तार, कि वो कहां कहां पर है, उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या बना जी, ऐसे हिमालय, क्या बना हिमालय, उससे निकली क्या नदियां, उन नदियों के अवसाद के जमाव के परिणाम स्वरूप क्या निर्माण हुआ यहाँ पे, मैदान, क्या बना मैदान। ठीक, तो देखो संरचना के आधार पे उसको चार भाग में बांटते हैं, कितने भाग में, चार भाग में, तो अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखो पहले जो मैदान बना, ठीक, वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है आपका भाबर, भाबर हिंदी में भी यही बोलेंगे, ठीक, भाबर, भाबर बना, भाबर के बाद जो आपका क्षेत्र निर्मित हुआ वो कहलाता है आपका तराई रीजन, क्या कहलाता है, तराई। ठीक, तराई, अरे सुने होगे ना पानी तराई करते, बस उसी टाइप का है ना, जो चीज यूज करते हो वही है। तराई, तराई के बाद आपका याद रखना बना क्या बेटा, बांगर, क्या बना, बांगर, बांगर क्षेत्र, और बांगर के बाद बना क्या आपका खादर क्षेत्र, क्या बना, खादर। ठीक,
तो ये चार नाम याद रखना है, ठीक। उत्तर भारत के मैदान की संरचना में ये चार क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले देखेंगे किसको, आपका भाबर क्षेत्र, ठीक। तो देखो ये मान लो ये हिमालय वाला एरिया है, ये हिमालय है, ठीक। अब हिमालय का ये जो सबसे मतलब कोई भी पर्वत का जो सबसे निचला सिरा होता है जो मैदान से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं गिरिपद। गिरिपद यानी पर्वत का पैर। तो ये आपका गिरिपद वाला क्षेत्र है ये। और आगे जाओगे तो सीधा इधर क्या मिलेगा आपको, मैदान। यहां से ढाल क्या होता है, एकदम मंद होता है, फिर उसके बाद ढाल यहां से पूरा मैदानी वाला एरिया हो जाता है, प्लेन हो जाता है तब, ठीक। तो ये पर्वत का गिरिपद क्षेत्र है। यहाँ पे ढाल मंद होना प्रारंभ होगा, ढाल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियां, अब बताया था जी आप लोग को मैं कि हिमालय की मिट्टी मतलब उसका जो चट्टान है वो थोड़ा मुलायम है ना, बाकी वलित पर्वतों की तुलना में, ठीक। तो यहां से नदियां जब निकलती तो ये चट्टानों को बड़ी आसानी से क्या करने लगती है, काटने लगती है, ठीक। तो चट्टान के ऊपर से बह रही है वो चट्टानों को क्या हो रहा है, अपरदन। बटन को बंद करो तो सेट करो, हाँ, ठीक। तो नदियों के ऊपर से चट्टानों के ऊपर से वो बह रही है तो क्या होगा बेटा, अपरदन होगा। धीरे धीरे वो चट्टानों को काट काट के क्या करेगी, बहाकर लेकर आएगी। तो ढाल बहुत ज्यादा है, ढाल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो नदियों का वेग भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, है ना। तो जितना ज्यादा वेग होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उतने ही बड़े बड़े चट्टानों को बहाकर क्या करेगी, लेकर आएगी। अब जैसे ही ढाल मंद हुआ नदियों का वेग क्या हो जाएगा, कम होगा। नदियों का वेग क्या होगा, कम होगा। तो जो बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ बहाकर लेकर आ रही थी, तो सीधी सी बात है नदियों का वेग कम होगा, मतलब उसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई है। तो जो बड़े बड़े चट्टानों को बहा कर लेकर आ रही थी अब वो उसको आगे ले जाने में क्या हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी। तो वो उसको वहीं पर क्या कर देगी, छोड़ देगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। जैसे आप लोग बचपन में साइकिल चलाते थे ना, तो ढाल जब आता था तो बिकट मजा आता था। चलाए हो साइकिल, बोले ढाल अरे मस्त है, फिर चढ़ा के लेके जाते थे कहाँ, ऊपर। तो ऊपर ले जाने में हालत खराब हो जाता था। फिर जैसे फिर नीचे आते थे पैडल वैडल मारना छोड़ो, मस्त चल रहे। फिर जब नीचे आते थे फिर पैडल मारना पड़ता था, ताकत लगाते थे। तो वैसे ही नदियां जब ढाल से बहती है तो उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, तो बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ बहा कर लेकर आती है। जैसे ढाल मंद होता है वो उन बड़े चट्टानों को आगे ले जाने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। तो उनको वहीं पे क्या कर देती है, बिछा देती है, छोड़ देती है, ठीक। ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा। ये नदियां जब हिमालय से ऐसे निकलती हैं तो इनका वेग बहुत ज्यादा होता है और ये अपने साथ जो चट्टानों को बहा कर लेकर आ रही है उसको ठीक पर्वत के गिरिपद वाले क्षेत्र पर क्या कर देती है, बिछा देती है ऐसे, ये, ठीक। क्योंकि अब उसको वो आगे बहा कर ले जाने की उसकी क्षमता क्या हो गई, वेलोसिटी उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो वो आगे बहा कर उसको नहीं ले जा पाएगी, वहीं पर के क्या करेगी, बिछा देगी, डिपोजिशन करेगी उसका। तो जहां पे ये ठीक पर्वत का गिरिपद वाला क्षेत्र है, यहां पे क्या होगा बेटा, बड़े बड़े चट्टानों का यानी बड़े बड़े पत्थरों का नदियों द्वारा क्या किया जाएगा, जमाव किया जाएगा, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्लियर, ठीक। अब इनको वो आगे बहाकर नहीं ले जा पाएगी, है ना, वहीं पर क्या कर देगी, छोड़ देगी। कहां पे, पर्वत के गिरिपद वाले क्षेत्र। क्लियर। अब देखो, तो याद रखना भाबर कौन सा क्षेत्र होता है, तो भाबर पर्वत के ठीक निचला हिस्सा होता है, जहां पे क्या बोलते हैं उसको, गिरिपद। जहां पे क्या होगा, बड़े बड़े चट्टानों का, पत्थरों का क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। तो वो कहलाता है आपका भाबर क्षेत्र, याद रहेगा। तो बना निर्माण कैसे हुआ, तो बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, चट्टानों के जमाव से। अब देखो ये नदी क्या करी, वो चट्टानों को लाके यहाँ पे बिछा दी, वो अपने ही मार्ग को क्या कर दी है, रोक दी, ऐसे बह रही है, सामने में चट्टान को रख दी। अब वो उसे आगे बह पाएगी क्या, नहीं बह पाएगी। तो उसको ले जाके आगे नहीं ले जा पा रही, तो अब उसके ऊपर से बह नहीं सकती वो, क्योंकि अपने ही मार्ग को क्या कर दी है, अवरुद्ध कर दी है, रोक दी है। लेकिन नदियां किसी को रोके रुकती है क्या, नहीं, ठीक है। तो वो जब ऊपर से नहीं बह पाएगी तो वो कहां से बहेगी, नीचे से। तो देखो
यहां से जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं ये ऐसे जमा हो, तो यहां से वो नदियां क्या होंगी, फिर नदियों का पानी ऊपर से ना बहकर कहां से निकलेगी, नीचे से, ऐसे। क्लियर, समझ गए? देखने में ऐसा लगता है कि नदी वहां से क्या हो गई, यहां से निकलते तक दिख रही है, फिर यहां से जब ये सब चट्टानों का जमाव हुआ तो नीचे से बहेगी ऐसे करके, ऐसे। क्लियर? तो देखने में ऐसा लगता है कि यहां नदियां गायब हो गई, विलुप्त हो गई है, दिखाई नहीं दे रही। ठीक, वो कहां से बह रही है, नीचे से। तो याद रखना कौन सा क्षेत्र है जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, डिसअपियर हो जाती है, कौन सा क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र। क्लियर, याद रहेगा? ठीक, आप देखो पूरा ये बड़े बड़े चट्टानों वाला एरिया है ना, तो यहां पे खेती कर सकते हो क्या, नहीं। अरे पूरा चट्टान बिछा हुआ है जी, कैसे ट्रैक्टर चलाओगे, नहीं चल सकता है ना। फसलों को उत्पादन, पहले उत्पादन तब होगा जब जुताई होगा, अब जुताई ही नहीं हो पा रहा, कहां से तुम वहां क्या करोगे, उत्पादन करोगे, नहीं कर सकते। तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है कौन सा क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। याद रखना यहाँ पे नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे यहाँ दो ठो नदी है ना, एक आपका लूनी नदी, ठीक है, वो गुजरात के कच्छ ग्रहण में जाकर विलुप्त हो जाती है बेटा, दिखती नहीं, लेकिन वो नीचे से बहते बहते फिर कच्छ ग्रहण तक जाती खाड़ी तक। वैसी एक तुम्हारा क्या, घग्घर नदी, कौन सी नदी, घग्घर नदी, वो हरियाणा वाले क्षेत्र में, वहां पे आपको गायब हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक, तो याद रखना है इसको, ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना, किसमें, भाबर बनेगा। ये समझ में आया क्या होता है भाबर रीजन? चलो लिखो। तो संरचना की दृष्टि से इसको क्या करते हैं, 4 क्षेत्र में बांटे हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो पहला लिखो भाबर, तो लिखना पर्वत का निचला हिस्सा होता है ये, ब्रैकेट में लिख लेना गिरिपद क्षेत्र। गिरिपद क्षेत्र, ठीक। निर्माण, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानों के जमाव से, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानों के जमाव से, ठीक। विशेषता लिखो, इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ठीक। अगला पॉइंट, कृषि हेतु उपयोगी नहीं है। क्या हो गया बेटा, खेती करने जाना है ठीक है, हंस रही है बिना मतलब का। चलो, कृषि हेतु उपयोगी नहीं होती, कौन सा क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। क्लियर? चलो, तो इसको याद रखना है। भाबर के बाद अगला जो रीजन है वो कौन सा है आपका, तराई। कौन सा रीजन, तराई रीजन। चलो देखो इधर, अब जैसे ही पर्वत से ये गिरिपद क्षेत्र से आगे निकला, ढाल एकदम मंद है जी, ढाल एकदम क्या है, मंद है, एकदम फ्लैट सरफेस है ना। पर्वत के ठीक नीचे जाओगे आप तो नीचे का हिस्सा क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है, ठीक। तो यहां से जब नदी आगे बढ़ेगी, अब नदियों काम बहना उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो नदी जब आगे बढ़ेगी तो उसको समझ नहीं आता जाना कहां है, इसके नीचे से तो निकल गई, लेकिन पता, नदी एक बार जो मार्ग अपना तय कर लेती उसी मार्ग में बहेगी, बाद में यदि कुछ को अवरोध यदि होगा तब वो मार्ग को बदलती है ना। पढ़ेंगे कोसी नदी को। तो आगे जब वो निकली तो उसको अब ढाल नहीं मिल रहा है, तो उसको समझ नहीं आता कहां जाऊं, तो क्या होती है, वो पूरा फैल जाती है, ठीक। जैसे मान लो ये बोतल, इसमें पानी है, मेरे सरफेस एकदम फ्लैट है, मैं पानी गिरा दूं, हालांकि गिराऊंगा नहीं, ठीक है, नहीं पोछा लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो पानी पहले, अरे घर में देखोगे पानी जब गिरता है तो पहले क्या होता है, वो पूरा फैलता है ना, फिर जहां उसको ढाल मिलेगा उस ढाल के अकॉर्डिंग वो बहने लगता है, ठीक। तो जैसे ही वो गिरिपद क्षेत्र से आगे बढ़ती है नदियां तो उसको समझ नहीं आता, क्योंकि जो ढलान है
मतलब आगे का जो सरफेस वो एकदम क्या रहता है, फ्लैट रहता है, तो वहां वो पूरा क्या हो जाएगी, पहले फैल जाएगी। ठीक, तो यहां पे भाबर के ठीक निचले सिरे पर नदियों का पानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है चारों तरफ ऐसे। ठीक, क्योंकि उसको ढाल नहीं मिलता ऐसे। अब देखो, जो बड़े बड़े चट्टानों को नहीं बहा कर ले जा पा रही थी कंकड़ पत्थर, उसको यहां पर क्या कर दी, वो जमा दी। लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, रेत बालू बजरी, उसको वो बहाने में सक्षम। तो जो बड़े बड़े चट्टानों को वो गिरिपथ क्षेत्र में छोड़ के आई, फिर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे, रेत बालू बजरी, जो अवसाद थे, उसको वो अपने साथ क्या करेगी, बहाकर ले जाएगी। और जहां ये पूरा फैल चुकी है ये ऐसे भाबर के ठीक निचले सिरे पर, वहीं पर उनका क्या करेगी, जमाव करेगी ऐसे। ये छोटे छोटे रेत कंकड़ पत्थर को जहां जहां वो पूरा फैलेगी, वहां पर उसका क्या करेगी, ऐसे जमाव करेगी। क्लियर? ठीक है। देखना कभी नदी के एकदम किनारे वाले क्षेत्र में जाना, मान लो कोई एक नदी दूसरी नदी में जाके मिल रही है, या आपकी नदी सागर में जाकर गिरी है जहां पे वो मिलती है, तो नदियों की जो धारा होती है वो अलग अलग है ना, नदियां जो है वो अलग अलग धारा में ऐसे बढ़ जाती है, डेल्टा बनाती, पढ़ेंगे इसको भी जब नदी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे उसका जो वेग है वो एकदम कम होता है, तो रेत को क्या करती है, वो चारों ओर ऐसे बिछा देती, क्योंकि रेत को भी वो बहाने में सक्षम नहीं हो पाती, चारों ओर अपने क्या करती है, रेत को बिछा देती है ऐसे, क्योंकि सबसे हल्का रेत ही होगा। छोटे कंकड़ पहले बिछ गए, वहां छूट गए, और बड़े वाले उससे पहले छूट गए। ठीक, तो जैसे ही नदियों का पानी भाबर के ठीक निचले सिरे पर, जहां पे ढाल एकदम मंद रहता है, वहां पे जब वो फैलती है, तो अपने द्वारा जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो लेकर, जो रेत बालू बजरी लेकर आ रही थी, उसको वहीं पर क्या कर देगी, जमा देगी। ओके, यहां पर लंबे समय तक पानी का जमाव रहता है। ठीक, किसका जमाव रहेगा, पानी का। अरे उसको ढाल नहीं मिल रहा है ना, वो खोज रही है कहां जाऊं, तो वहां पे वो पूरा क्या है, पानी का जमाव रहता है। अब किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पानी का जमाव रहेगा बेटा, तो वो वहां की जो मिट्टी होगी वो एकदम क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, है ना। आप लोग देखे होंगे बरसात के समय में पानी भरा रहता है ना, फिर वो पूरा मिट्टी कीचड़ का रूप ले लेता है। ठीक, देखे हो। तो यहाँ पर तो काफी लंबे समय से, कई सालों से, ये आपका करोड़ों साल हो गए, लाखों साल हो गए उसको बने हुए, तो वहां पे वो मिट्टी एकदम गीली होगी, पूरा दलदली एरिया है। कैसा एरिया है, दलदली एरिया। मिट्टी एकदम ज्यादा वहां की क्या है, उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंबे समय तक वहां पे क्या है, पानी का जमाव। तो पूरा ये आपको क्या, तराई रीजन जो है ये आपका दलदली एरिया देखने को मिलेगा। ठीक, पहला चीज याद रखो। अब देखो, मिट्टी काफी मुलायम है, क्योंकि उसमें नमी, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पे बेटा हुआ है वनस्पतियों का विकास। किसका विकास हुआ है, वनस्पतियों का विकास। तो तराई रीजन में जब आप जाओगे, तो आपको यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियां बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये याद रहेगा। अब दूसरा चीज कि दलदली क्षेत्र है, तो यहां पर भी बेटा आप खेती नहीं कर सकते, ट्रैक्टर को ले जाओगे चक्का फंस जाएगा। ओके, आगे नहीं बढ़ पाए, तो यहां पर भी आप खेती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की मिट्टी मुलायम है, उपजाऊ क्षमता, नमी ज्यादा है, उपजाऊ क्षमता यहाँ की मिट्टी की ज्यादा है, तो इसको कृषि हेतु बनाने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पे कार्य किया जा रहा है। क्लियर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तराई रीजन पे खेती वगैरह नहीं, याद रहेगा। तो निर्माण कैसे हुआ, तो छोटे छोटे कंकड़ रेत बालू बजरी के जमाव से। कौन सा एरिया, तो भाबर का ठीक निचला क्षेत्र क्या कहलाएगा, तराई कहलाएगा। ये क्षेत्र भी कृषि हेतु उपयोगी नहीं होता है, यहाँ पे वनस्पतियों का विकास बहुतायत मात्रा में हुआ है। याद रहेगा क्यों, चलो लिखो, तराई रीजन। तो बांगर का निचला क्षेत्र, बांगर का निचला क्षेत्र। ठीक,
ओके, निर्माण लिखो बेटा, निर्माण। तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, रेत, बालू, बजरी के जमाव से। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी के जमाव से। ठीक, अगला पॉइंट, ये क्षेत्र भी कृषि हेतु उपयोगी नहीं। ठीक, हो गया। यहां बहुतायत मात्रा में वनस्पतियों का विकास हुआ है। यहां अधिक मात्रा में या बहुतायत मात्रा में वनस्पतियों का विकास हुआ है। याद रहेगा। चलो, एक कौन सा रीजन बेटा? तराई। ठीक, कौन सा? तराई रीजन। ठीक, चलो, तराई के बाद आते हैं हम कहां पे? बांगर, है ना। तो तराई का निचला हिस्सा ए बांगर कहलाएगा। तराई के आगे का हिस्सा क्या कहलाएगा? बांगर। देखो इसको समझो, क्या बोल रही है। तराई के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। तो बांगर प्रदेश बना कैसे? देखो, यहां तक तो उसको ढाल नहीं मिला था जी। अब जैसे ही ढाल मिला, अगर ढाल इधर होगा तो नदियां इधर बहेगी। ठीक, तो बहती हैं कुछ नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदियां, सतलज, है ना, रावी, व्यास वगैरह है, वो सब उधर बहेगी, पंजाब साइड, है ना। तो उनके द्वारा जो मैदान बनाया जाएगा उधर बनेगा। उसको ढाल इधर मिला तो नदी इधर बहेगी, है ना। तो पूरा गंगा यमुना नदी ऐसे करके भी पूरी यूपी बिहार साइड बहती है। क्लियर? तो जहां पे उसको ढाल मिलेगा वो वहां पे बहेगी। तो बांगर के ठीक, सॉरी, तराई का जो निचला हिस्सा है वो आपका कहलाएगा बांगर। अब ये बना कैसे उसको जरा देखो। मान लो ये नदी वाला एरिया है, ठीक है ना। यहां पे बह रही है क्या? आपका नदी। ठीक, ये नदी का पानी का जल का स्तर है और ये उसका किनारा वाला हिस्सा है। ठीक है, और यदि ऐसे टॉप व्यू से देखोगे तो ये उसका नदी का किनारा वाला हिस्सा है और यहां पे ऊपर से बह रही है आपकी ऐसे करके। ठीक, ओके। अब देखो, जैसे वर्षा का समय आया, वर्षा ऋतु, बरसात हुआ, है ना, पानी मनमाने गिरा। ठीक, जैसे पानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, जल का स्तर, नदियों के जल का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है ना। अभी पानी, अभी अभी बरसात खत्म हुआ है, अरपम पानी दे मनमाने 2-3 जन कूद के जान दे दिए, नहीं पड़े हो? कल एक न्यूज में आया ना, एक लड़की बेचारी रात को मोबाइल देख रही थी, उसकी दीदी उसको डांटी, मत देख रहे, सो जा। गलत बोली क्या? टेंशन में आ गई वो घर से भाग गई और जाग कूद दी। समझ में आ रहा? खत्म। जात देख क्या ना, अरे रोज अरपा से आना जाना करूंगा अब मैं मूर्ख प्रजाति। तो इस टाइप के अभी के जो बच्चे हैं, है ना, उन लोगों को हल्का सा भी डांट डपट कर दिए तो बड़ा खतरनाक हो जा रहा है। माँ बाप का नहीं सुन रहे तो गुरु जी लोग क्या चीज है ना। एक जन गुरु जी कहा, एक जन लड़का बिकट डांट दिया, दूसरे दिन टिफिन बॉक्स में कट्टा लेकर पहुंच गया था, है ना। तो अभी के बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। और सबसे खतरनाक चीज है बेटा मोबाइल। क्या? मोबाइल। उसको सिर्फ अपने यूज के लिए रखो। समझ में आई बात? नहीं तो बहुत पछताओगे आगे वाले समय, आने वाले समय पे। ठीक, तो देखो, जैसे जैसे पानी गिरते जाएगा, है ना, जल का स्तर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ते गए, ये अपने आधार तल को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। ठीक, और फिर कहां पहुंच जाएगा?
बाहर की ओर, अपने किनारे में पहुंचे कि नहीं पहुंचेगा पानी, बाहर जाएगा ना। ठीक, तो इसी बोलते बाढ़, फ्लड बोलते। फलाना नदी में बाढ़ आ गया, क्यों आ रहा है? क्योंकि जब तक वो अपने एरिया में बह रहा तब तक ठीक है, जैसे ही वो अपने सतह को पार किया तो दूर तक फैल जाता है पानी, तो वही क्या है आपका बाढ़ है, फ्लड है। ठीक, तो जैसे ही बाढ़ आता है नदियां अपनी सतह को क्या कर जाती है, पार कर जाती है, और जहां तक वो जाना चाहेगी वहां तक जाएगी। ठीक, और जहां तक वो बहेगी तो बह रही है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर लेकर आएगी, है ना। तो ये जो नदियां अपने सतह को जब पार करती है तो जहां तक पहुंचेंगी वो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी का वहां पे क्या करेगी बेटा, जमाव करेगी, ये डिपोजिशन हुआ। ठीक, अब धीरे धीरे समय के साथ पानी का स्तर क्या होगा, कम होगा ना, तो पानी नीचे जाते जाएगा ये। ओके, ये पानी क्या होगा, नीचे जाएगा ये, तो धीरे से जल का स्तर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो उसके द्वारा जो मिट्टी जहां तक वो पानी पहुंची थी, है ना, नदियों का पानी जहां तक पहुंचा था, वो मिट्टी वो जो जमाई है उसको वहीं पर छोड़ देगी, बिछा देगी, वापस लेके नहीं जा सकती। आप लोग देखना, ज्यादा दूर का उदाहरण नहीं बोलूंगा, ये जो बाजू में हम लोग का सीवरेज वाला जो नाली वाली सब बना रहता है, देखे होगे आसपास जहां पे रहते होगे, पानी गिरता है नाली ओवरफ्लो हो जाता है, होता है। तो नाली जब ओवरफ्लो होता है तो फिर नाली जितना भी मलबा रहता है वो सब रोड में आ जाता है, किसी की चप्पल, किसी की पानी बोतल, किसी की दूसरा बोतल, है ना, इस टाइप का, फिर पानी वहीं पर रहता है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पानी फिर नाली में चला जाता है तो नाली का जो मलबा रहता है वो सब कहाँ बिछा रहता है, रोड में। उसको दोबारा लेके जाता है क्या, चला भैया मैं लाया हूं तुम्हें साफ कर दूं कह के, नहीं होता ना। ठीक उसी प्रकार समझ लो कि जब नदियों का पानी ऐसे जब दूसरे अपने सतह क्रॉस करके जब आगे जाता है तो जो मिट्टी वो अपने साथ लेकर आई उसको वहां क्या करेगी, बिछाएगी, धीरे धीरे सतह क्या होने लग जाएगा, पानी का कम होने जाएगा, लेकिन वो मिट्टी जहां पर वो बिछाई वहीं पे जस का तस रहेगी। ठीक है, तो ये मिट्टी जमी, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाढ़ नहीं आया मान लो, समझ लो, तो मिट्टी वहां पे धीरे 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 क्या हो गई, सूख गई, पुरानी हो गई है, ठोस हो गई है। ठीक, फिर मान लो बाढ़ आया, जल का स्तर फिर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, है ना। फिर वो क्या करेगी, अपनी सतह को पार करेगी ऐसे, तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी का वो फिर वहां पर क्या करेगी, जमाव करेगी। लेकिन पहले जो मिट्टी है वो पहले क्या है, वो सूख चुकी है, ठोस हो चुकी है, तो उसको काट कर लेकर जा पाएगी क्या, नहीं ले जा पाएगी। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर हुआ तो ये पुरानी मिट्टी को काट पाएगी क्या, नहीं काट पाएगी, क्योंकि वो सूख के क्या हो चुकी है, एकदम ठोस हो चुकी है, तो उसको वो हटा नहीं पाएगी, बल्कि अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को उसके ऊपर और क्या कर देगी, बिछा देगी ऐसे। ठीक, यहां पर क्लियर। फिर कई साल हो गया, मान लो बाढ़ नहीं आया, जल का स्तर नहीं हुआ, तो वो मिट्टी फिर धीरे धीरे क्या हो गई, सूख गई, ठोस हो गई। फिर मान लो बाढ़ की प्रक्रिया, मतलब फिर बाढ़ आया, जल का स्तर बढ़ा, फिर पानी, तो ये मिट्टी पुरानी हो गई, सूख गई है, तो पानी का है ना, जल का स्तर जब बढ़ेगा तो पानी यहां तक आएगा, तो उस पुरानी मिट्टी फिर क्या करेगा, अपरदित कर पाएगा क्या, नहीं, तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी का फिर वहां पे क्या कर देगी, वो जमाव कर देगी ऐसे। तो धीरे धीरे साल दर साल ये आपका ऐसे ही मिट्टियों का जमाव होते गया, मिट्टियां पुरानी होकर क्या हो गई, सूख गई, ठोस हो गई एकदम। ठीक, तो नदियों का पानी उसको काट कर फिर नहीं ले जाता, बल्कि उसके ऊपर लेयर बाय लेयर क्या करते जा रही है, मिट्टियों का जमाव करते जा रही है। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो क्षेत्र है, ये देखो ऐसे करके जाएगा, है ना, पानी जब सतह से बाहर जाएगा तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को वहां पे क्या करते जाएगा जी, जमाते जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो एक समय ऐसा है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इसका क्या होते गया, डिपोजिशन होते गया, और एक समय बाद वो अपने सामान्य सतह से क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ऊंचाई क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। तो अब इतना ये ऊंचा हो गया ये क्षेत्र कि अब जब नदियों में बाढ़ जब आएगा, जल का स्तर जब क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो ये नदियों का पानी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता, इसको क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि क्या हो गया है, वो काफी ज्यादा ऊंचा हो गया। आई बात समझ में। तो ए है बेटा क्या, बांगर प्रदेश।
अब मिट्टी सूख गई है, पुरानी हो गई है, तो पुरानी मिट्टी, सूखी मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है। और जिस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है बेटा, उसमें अनाज, जो खाद्यान्न फसलें हैं, वो बेहतर तरीके से उग सकते हैं क्या? नहीं। तो कृषि हेतु ये भी क्षेत्र उपयोगी नहीं हो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चल लिखो बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र तो लिखना, ये तराई का निचला हिस्सा है। कौन सा क्षेत्र होगा? तराई का निचला क्षेत्र। ठीक। निर्माण, तो देखो सुनो, बार बार क्या हो रहा है, ये मिट्टी कहां से, कौन लेके आया इस मिट्टी को? नदियों का पानी, है ना। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो अब ये देखो पुरानी हो गई है ना मिट्टी, तो इसको बोलेंगे पुरानी मिट्टी के जमाव से। ठीक, ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो निर्माण लिखो, पुरानी मिट्टी के जमाव से। ठीक, निर्माण हो गया, है ना। लिखना, बाढ़ का पानी यहां तक नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का पानी क्योंकि ऊंचा हो गया है, धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे मिट्टी के जमाव होते होते क्षेत्र क्या हो गया? अधिक ऊंचा हो गया है। तो बाढ़ का पानी यहां तक नहीं पहुंच पाता। ओके, चल यहां तक क्लियर। कृषि हेतु उपयोगी नहीं, ये क्षेत्र कृषि हेतु उपयोगी नहीं, याद रहेगा। ठीक, तो ये कौन सा क्षेत्र? बांगर। कौन सा? बांगर। बांगर का ठीक निचला भाग ये आपका कहलाता है क्या? खादर। क्या कहलाता है? खादर। रटना है, क्या करना है? रटना है। समझ गए चीजों को, लेकिन एग्जाम में पहुंचे तो वहां पे समझ ठीक है। एकदम परफेक्शन के साथ चीजें क्या होना चाहिए? रट्टम रट्टा याद होना चाहिए। ऑप्शन के भरोसे रहे, कहानी खत्म है तुम्हारी। हालांकि ऑप्शन को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रश्न देखते साथ उत्तर याद होना चाहिए। फैक्ट पे कमांड बनाओ, तब जाके तुम्हारा काम होगा। ठीक, अब ऐसा नहीं मान लो कुछ प्रश्न पूछ दिया, अरे मेरे को तो याद है और भट से लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना। ऑप्शन को पहले देखना है, तुमको उत्तर मालूम है, अच्छी बात है, मालूम होना चाहिए। फैक्ट पे यदि तुम्हारा कमांड नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मुद्दा मेन क्या है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। समझ में आगे पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और याद होना अलग बात है। तो याद करोगे तो ही पेपर निकलेगा बेटा, ठीक है। चलो, तो बांगर का ठीक निचला हिस्सा क्या कहलाता है? आपका खादर। क्या कहलाता है? खादर। ठीक, देखो कहां गए वो बांगर? हाँ, ये देखो, मान लो ये बांगर है ना, ये मान लो क्या है? बांगर क्षेत्र। बांगर का ठीक निचला सिरा ये वाला है जी, ये है ना, ये वाला भाग। ठीक, तो बांगर का जो निचला सिरा है ये हमेशा नदियों के जल के संपर्क में रहता है। देखो मान लो अभी बाढ़ नहीं आए, ये नदियों के जल का स्तर है, यहां तक नदियां बह रही, ठीक है। अब नदियों का पानी जिस सतह पे बह रहा है उससे ठीक लगा हुआ ये बांगर से नीचे वाला जो एरिया है, ये हमेशा नदियों के पानी के संपर्क में रहता है। आप नीचे जमीन में जाओगे ना तो बहुत सारी ऐसे आपको क्या नली देखने को मिलेगी, ऐसे दरारें, ठीक है, इसको बोलते हैं केस नलिका। इन्हीं नलिकाओं में बेटा भरा रहता है पानी। क्या भरा रहता है? पानी। ओके, ठीक, देखना आसपास के यदि नदी का क्षेत्र है ना, मतलब आप जैसे अरपा बह रही,
उसे कई किलोमीटर दूरी तक लगा हुआ क्षेत्र है ना। मान लो कहीं पे तालाब खुदा हुआ है तो उसके कई किलोमीटर तक के रेंज का क्षेत्र, वहां पे खुदाई करोगे बोरवेल, पानी जल्दी निकल जाता है ना, क्योंकि कहा नदी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये केस नलिकाएं कई किलोमीटर तक बिछी रहती बेटा, दरारें बहुत लंबी रहती, उसमें क्या भरा रहता है, पानी। फिर ऐसे तुम खोदते खोदते जाओगे ना, है ना, ड्रिल करते हैं नीचे, जैसे ये केस नलिका पे वो आपका पाइप पहुंचता है, पानी फिर पाइप के माध्यम से ऊपर आने लगता है। ठीक है, तो नदियों के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है बांगर के ठीक निचला हिस्सा, यहाँ की जो मिट्टी है वो हमेशा पानी के संपर्क में रहती, भले वहां पे पानी नहीं लेकिन वो पानी के संपर्क में, नीचे वहां पे पानी मिलेगा। तो उसमें पानी की मात्रा है, यदि केस नलिका में वहां पे पानी है तो मिट्टी क्या रहेगी बेटा, मुलायम रहेगी। क्या रहेगी, मुलायम रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, नमी है, क्योंकि जल के संपर्क में है वो। भले वहां पे पानी नहीं है, तालाब का पानी या आपका नदियों का पानी वहां पे नहीं आया है, लेकिन वो नदियों के संपर्क में होने के कारण वहां की मिट्टी क्या होगी, मुलायम होगी, नमी की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब देखो भयंकर वर्षा हुई, ठीक, वर्षा होने के कारण जल का स्तर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो जल का स्तर जब बढ़ेगा ये ऐसे, तो जहां पे पहले पानी नहीं था इन क्षेत्रों में, वहां तक पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना ऐसे। लेकिन अब ये बांगर तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये जगह क्या है, काफी ऊंचा हो गया। तो इन क्षेत्र पर जब आपका जल का स्तर बढ़ा तो पानी वहां पे पहुंचा। अब यहाँ की मिट्टी कैसी है, बहुत मुलायम है ना, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है। तो मुलायम मिट्टी के ऊपर से जब नदी बहेगी बेटा, उस मिट्टी को क्या करेगी, वो काटेगी, उसका क्या होगा, अपर्दन होगा। तो उसको काट काट के क्या करेगी, आगे बहाकर ले जाएगी। ठीक, और अपने द्वारा जो मिट्टी बहाकर वो लेकर आ रही है, उसको धीरे 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 वहां पर क्या करते जाएगी, डिपोज करते जाएगी, है ना। तो पुरानी मिट्टी जो पहले की थी जिनमें नमी था, वो मुलायम होने के कारण नदियों द्वारा उसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया, काट कर उसको बहाकर वो ले गया। और अपने द्वारा जो मिट्टी ऊपर से बहाकर लेकर आ रही है, उसको वहां पे क्या कर देगी, बिछा देगी। तो डिपोजिशन हुआ, तो लगातार यहां से अपर्दन होगा, फिर उसके द्वारा क्या होगा, नई मिट्टी का जमाव होगा, डिपोजिशन होगा। पुरानी मिट्टी का इरोजन, नई मिट्टी का डिपोजिशन। ठीक, फिर धीरे से क्या हुआ, जल का स्तर, है ना, बाढ़ का पानी कम होगा, जल का स्तर नीचे जाएगा, तो यहां पर क्या हो गई मिट्टी, नई मिट्टी का जमाव हो गया बेटा, है ना। ठीक, ये सूखेगी नहीं क्योंकि ये हमेशा किसके संपर्क में है, नदियों के पानी के संपर्क में है। तो मिट्टी हमेशा क्या रहेगी, गीली रहेगी, मुलायम रहेगी। फिर बाढ़ का पानी आएगा, फिर जल का स्तर क्या होगा जी, बढ़ेगा, तो फिर वहां तक वो पहुंचेगी ऐसे करके। ठीक, तो यहां की पुरानी जो मिट्टी है उसको फिर क्या करेगी, काट कर ले जाएगी और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को वहां पे क्या कर देगी, बिछा देगी। तो साल दर साल यहां पे क्या हो रहा है, नई मिट्टी का जमाव हो रहा है। तो बांगर के ठीक निचले वाले हिस्से पर हर साल या जब भी बाढ़ आता है तो वहां पे क्या होती है बेटा, नई मिट्टी का जमाव होता है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या बोलते हैं, अभी बताया मैं, जलोढ़ मिट्टी। कैसी है मिट्टी, नई है कि पुरानी है, तो नई है। हर साल वो क्या हो रही है, उसको काट के बहा चले रही है और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी जमा दे रही है। तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है नई जलोढ़ मिट्टी से। ओके, क्षेत्र बोलेगा तो बांगर का निचला हिस्सा, ऊंचाई कम है, तो जब भी बाढ़ आएगा, जल का स्तर जब भी बढ़ेगा, बाढ़ का पानी यहां पे पहुंचे। आई बात समझ, ठीक, ये याद रखना है। अब मिट्टी मुलायम है, हर साल नई मिट्टी क्या हो रही है, वहां पे जमा हो रही है। तो जिस मिट्टी में नमी ज्यादा है ना, तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, पोषक तत्व तो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्षेत्र याद रखना बेटा, ये जो खादर वाला क्षेत्र है ये कृषि के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। ओके, जैसे आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना, दोआब जानते हो, दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, है ना। अब यहाँ पे नदी नहीं बह रही है ना, विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना, मुगल काल में भी पढ़े होंगे, दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, लेकिन सूखा पड़ गया, मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़े हो ना, अरे नाम तो सुने हो ना। हाँ, तो देखो ये वाला क्षेत्र हमेशा बेटा नदियों के संपर्क में रहता है। यहाँ की मिट्टी बहुत क्या होती है, मुलायम होती है, यहाँ की उपजाऊ क्षमता बहुत
ज्यादा होती है। पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में दोआब क्षेत्र को भी, है ना। तो ये वाला क्षेत्र याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, खादर क्षेत्र। तो ये हो गया आपका क्या, उत्तर भारत के मैदान की संरचना। क्लियर, ठीक। लिखो खादर, खादर। लिखना बांगर का निचला भाग, बांगर का निचला सिरा क्या कहलाता है, खादर। ठीक। निर्माण, नई जलोढ़ मिट्टी से, न्यू अलूवियल सॉइल के डिपोजिशन से। ठीक। अगला पॉइंट, बाढ़ का पानी प्रति वर्ष, यानी जब भी बाढ़ आएगा, यानी हर साल बाढ़ का पानी हर साल यहां पर पहुंचता है। ठीक। कृषि हेतु उपयोगी क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती का काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है बेटा, बहुत मुलायम होती है, उपजाऊ क्षमता यहाँ की ज्यादा, इसलिए कृषि यहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है। बनेगा। तो ये है क्या आपका उत्तर भारत के मैदान की संरचना की दृष्टि से 4 क्षेत्र। ठीक। कल के क्लास में देखेंगे उसका क्या विस्तार। ठीक। उसके बाद ये आपका खत्म। तीसरा प्रदेश पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, है ना। तो जितना अब ये मेन यहीं तक है, ये तुम्हारा फिजिकल रीजन हुआ। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, तो मेन तो अब ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, उसके बाद जलवायु, यही मेन है। फिर इधर आगे तुम्हारा मिट्टी, वनस्पति, खनिज, उद्योग, परिवहन, जनगणना, जनजाति, इसमें कुछ नहीं रखा है, टोटल फैक्ट है, समझाने वाला चीज ही नहीं वहां एकदम। फिर अभी क्या चल रहा है, सेकेंड गियर, है ना। फिर ये चैप्टर जब सब खत्म हो जाएगा, तीसरा चौथा लगेगा, फिर ससुराल, फिर खत्म। उधर समय नहीं लगेगा, उधर पूरा फैक्ट है, समझाने जैसा उधर कुछ चीज ही नहीं। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मेन यही है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी यही, इसी को अच्छे से समझना है। तो इस पे अपना बढ़िया, इसीलिए धीरे 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 चल रहा हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझो और आपको याद करने के लिए समय मिल जाए। ओके, तो इतना करके आना है ना, उसको याद करते हुए चलना। पिछला क्लास का भी याद करते रहो।